हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट कर दी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और हम आज यूनिट नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आज का ये वीडियो यूनिट नंबर 4 पर पार्ट 2 है। यूनिट नंबर 4 में आपको इरावती कर्वे का भारत में रिश्तेदारी जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। तो एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की है, आप पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप पार्ट 2 की वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि आधा जो टॉपिक है आपका वो हमने पार्ट 1 में कवर किया है और आधा टॉपिक आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भारत में रिश्तेदारी व्यवस्था है उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था कहिए या रिश्तेदारी व्यवस्था कहिए, इससे तो आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इरावती कर्वे के बारे में डिटेल में जाना था और इरावती कर्वे ने जो भारत में नातेदारी व्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया है। उत्तरी भारत में नातेदारी व्यवस्था, दक्षिणी भारत में नातेदारी व्यवस्था, मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था और पूर्वी क्षेत्र भारत में नातेदारी व्यवस्था। तो हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था को बहुत ही डिटेल में जाना था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था और पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखिए, मध्य भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। इसके अंदर मध्य प्रदेश है आपका, हमारे भारत का, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, ये सारे जो राज्य हैं ये मध्य भारत के क्षेत्र के अंदर आते हैं और इनकी जो नातेदारी व्यवस्था है लगभग एक जैसी है। आपने उत्तर भारत नातेदारी व्यवस्था को देखा और दक्षिण भारत नातेदारी व्यवस्था को देखा है, तो उसके बारे में आपने डिटेल में जाना है। तो जो मध्य भारत है, मध्य भारत के ये सारे जो राज्य हैं, तो जो भी राज्य दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं, मतलब जो उनका क्षेत्र दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है और जो राज्य उत्तर भारत के राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही जगहों की जो नातेदारी व्यवस्था है उसका मिश्रण है मध्य भारत में नातेदारी। मतलब दक्षिण भारत की नातेदारी का भी मिश्रण है और उत्तर भारत की भी नातेदारी का मिश्रण है मध्य भारत की नातेदारी। तो आप उन दोनों को एक बार डिटेल में जरूर देखिएगा पिछली वीडियो पर विजिट करके, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि इसके पहले वाले टॉपिक और भी ज्यादा बड़े थे तो हमने उसको डिटेल में जाना था। और मध्य भारत की जो भाषा है वो एक प्रकार की नहीं होती, यहाँ पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं और मध्य भारत में जो विवाह प्रचलित है वो कुलीन विवाह है। और आपने उत्तर भारत में देखा कि गोत्र बाहर विवाह करना है, अपने गोत्र में भी वो शादी नहीं कर सकते। और दक्षिण भारत में आपने वैवाहिक नियम में देखा कि वहाँ सकारात्मक नियम है, यानी ममेरे फुफेरे भाई के बीच में भी शादी विवाह हो सकता है। तो मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था के बारे में जो इरावती कर्वे ने रिसर्च किया है उसके बाद, तो उसमें ये सारी चीजें ही उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक्सप्लेन की है। बुक का नाम भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं चौथा टॉपिक, पूर्वी क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था। तो इरावती कर्वे ने पूर्वी क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था के बारे में क्या अध्ययन किया है, चलिए आइए उसको जानते हैं। पूर्वी जो क्षेत्र है हमारे भारत का, इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक और मुंडारी भाषा है। पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रिक और मुंडारी भाषा ही प्रमुख भाषा है और यहाँ के लोग यही भाषा बोलते हैं। अब देखिए कि पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो पूर्वी क्षेत्र के अंदर असम है, पूर्वी बिहार है, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। और ये सारे जो क्षेत्र हैं ये जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, क्योंकि इन इलाकों में जनजातियां ज्यादा निवास करती हैं। और स्पेशली कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, तो यहाँ पे नाम देखिए, नोट किया है मैंने, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, खासी जनजाति, गारो जनजाति, हो जनजाति तथा बिरहोर जनजातियां जो है इन पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती हैं। और जनजातियों के बारे में तो आप पहले ही परिचित हो चुके हैं कि जो जनजातियां होती हैं, तो अलग अलग जनजातियों का अपने नातेदारी जो व्यवस्था है वो अलग होती है। शादी विवाह की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, हर जनजाति में अलग अलग होती है। पूर्वी क्षेत्र में जो नातेदारी व्यवस्था है उसका कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। ये अध्ययन करने के बाद इरावती कर्वे ने पूर्वी क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद इसकी नातेदारी के बारे में यही बताया है कि पूर्वी क्षेत्र का जो नातेदारी संगठन है वो एक जैसा नहीं है, इसका कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जनजातियां निवास करती हैं तो हर जनजाति का अपना अलग अलग रीति रिवाज है, अपना अलग अलग कल्चर है। देखिए, जो यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो ये कौन कौन सी परंपरा को मानती हैं, इसके बारे में क्या बात कही है इरावती कर्वे ने अध्ययन के बाद। इरावती कर्वे ने कहा है कि जो खासी जनजाति है और जो गारो जनजाति है ये मातृवंशीय परंपरा को मानते हैं, यानी माँ के बाद जो उत्तराधिकार होगा वो बेटी को होगा और बेटी का जो पति होगा वो अपने इनकी जो संपत्ति होगी उसका प्रयोग कर सकता है। और जो मुंडारी जनजाति है वो प्रीतिवंशी तथा प्रीति स्थानीय परंपरा को मानती है कि बाप के बाद बेटा ही घर का मालिक होगा। तो इस तरह की बातें पूर्वी क्षेत्र में अध्ययन के बाद इरावती कर्वे ने बताई है।
तो मध्य भारत में नातेदारी व्यवस्था और पूर्वी क्षेत्र में जो नातेदारी व्यवस्था है, इसके बारे में आपको इतना अगर पता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।